नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि हमने आज का बैच स्टार्ट किया था जिसमें हमने ज्योग्राफी की बात की थी क्लास 12 और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें मानव भूगोल का प्रकृति हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। और उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ था निश्चयवाद। ठीक है, ये पहला टॉपिक हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, निश्चयवाद जो मानव का प्रकृतिकरण है। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि निश्चयवाद क्या है कि मनुष्य जो है वो क्या है, मनुष्य जो है प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे उसके जो नेक्स्ट के 2 पॉइंट्स थे उनके बारे में, जिसका नाम है फर्स्ट पॉइंट का प्रकृति का मानवीकरण यानी संभववाद। ठीक है बच्चों, देखो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए जो टॉपिक है हमारा मानव भूगोल का है। ठीक है, अब मानव भूगोल के अंतर्गत 3 विचारधाराएं, जो 3 विचारधाराएं हैं आपकी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो कौन कौन सी है? तो देखो, एक फर्स्ट है आपकी निश्चयवाद, सेकंड है संभववाद और थर्ड है नव निश्चयवाद। ठीक है, ये 3 विचारधाराएं आपकी बहुत ही जरूरी है और इसी को हमें समझना है। फर्स्ट विचारधारा को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, आज हम सेकंड और थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सेकंड क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। देखो समझने की कोशिश करो, हमने पहला पढ़ा था मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मनुष्य जो है वो प्रकृति पर निर्भर है। अब क्या हुआ, इस विचारधारा का क्रिटिसिज्म होने लगा। क्या होने लगा? इस विचारधारा की आलोचना होने लगी। और पता है आप बच्चों, जब भी किसी चीज का क्रिटिसिज्म होता है तो उसको फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई नई विचारधारा जन्म लेती है। यानी क्रिटिसाइज हम तभी करते हैं जब हमारे पास एक नई विचार या एक नए विचार आते हैं, तभी हम कहते हैं कि ये जो विचार दिया गया है वो गलत है और उसकी जगह इन विचारों को मान्यता मिलनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। जब मानव का प्रकृतिकरण या निश्चयवाद की जो विचारधारा थी उसकी समाज में क्या की जाने लगी बच्चों? आलोचना, उसका क्रिटिसाइज किया जाने लगा, उसको मानने से लोगों ने मना कर दिया। और ऐसा एक ग्रुप था जिसमें 2 नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मानते थे कि जो निश्चयवाद की जो विचारधारा है वो गलत है। वो कौन से 2 नाम हैं? तो देखो बच्चों, ये 2 नाम ये लिखे हुए हैं, लुसियन और पोल्डीब्लास। ठीक है, 2 ज्योग्राफिकल्स लुसियन और पोल्डीब्लास, इन लोगों ने पहली विचारधारा का क्रिटिसिज्म किया, उसकी आलोचना की और इन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा मैंने क्या कहा? हमने कहा कि जो निश्चयवाद था इसकी आलोचना की गई और एक नई विचारधारा आई। उस नई विचारधारा को हम बोलते हैं संभववाद या प्रकृति का मानवीकरण। और ये विचारधारा को लेकर आने वाले कौन थे? तो वो थे लुसियन और पोल्डीब्लास। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संभववाद की धारणा किसने दी है तो आपको ये याद रखना है, लुसियन जो थे उन्होंने संभववाद की धारणा दी है, उसके विचार को बताया है। अब सर ये संभववाद क्या है? देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, संभव मींस पॉसिबल। क्या हमने पहले पढ़ा कि प्रकृति पर जो मनुष्य है ना वो निर्भर है। इसने कहा नहीं, कुछ चीज है, कुछ संभावनाएं हैं जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हम अपनी प्रकृति का प्रयोग करके कई सारी नई नई चीजों को बना सकते हैं। ये क्या है? संभव है। क्या है? संभव है। अब कैसे संभव है? तो ये जो लुसियन थे और पोल्डीब्लास थे, इन्होंने कहा संभव है अगर आप तकनीक का विकास कर लो। इन्होंने क्या कहा? संभव है अगर आप तकनीक का विकास कर लो तो ये संभव है कि हम प्रकृति की चीजों का प्रयोग कर अपने अनुसार उसको ढाल सकते हैं। ठीक है, क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा संभव है क्या कि अगर हम तकनीक का प्रयोग करें तो तकनीक का प्रयोग करके हम नई नई चीजों को डेवलप कर सकते हैं और इससे क्या कर सकते हैं? हम पर्यावरण में परिवर्तन कर सकते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन कर सकते हैं कैसे? तो देखो बच्चों, पर्यावरण में परिवर्तन का मतलब क्या है कि हम देखते हैं कई ऐसे क्षेत्र जो गर्म,
काफी ज्यादा हीट होती है और कई ऐसे क्षेत्र भी है जहां काफी ज्यादा ठंडी होती है, लेकिन वहां भी लोग सरवाइव करते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? इतने ठंडे इलाके में अगर हम भारत की बात करें तो भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख में इतनी ठंड पड़ती है, लेकिन फिर भी वहां पर लोग रहते हैं, कम रहते हैं लेकिन रहते हैं। क्या इतनी ठंड में रहना पॉसिबल हुआ? कैसे? तो इन्होंने बताया। हमने क्या किया, कुछ ऐसी टेक्निक बनाई, कुछ ऐसे क्लोथ्स बनाए, कुछ ऐसे कपड़े बनाए, कुछ ऐसे तकनीक से हम घरों का निर्माण कर पाए जो हमें ठंडी के मौसम में या एक ठंडे इलाकों में हमें वहां सरवाइव करने के लिए कैपेबल बनाता है। हम वहां सरवाइव कर सकते हैं। कैसे? तो हमने अपने माइंड का यूज किया, तकनीक का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को संभव किया। और यही है कि हम अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर पाए कि ठंडे इलाके में जहां रहना तक पॉसिबल नहीं है वहां भी हमने रहना शुरू किया। ऐसा ही कहा जाता है, किसके बारे में कहा जाता है? समुद्र में। अब देखो समुद्र कितना मतलब बहुत बड़ा होता है ना। अब कभी आपने सोचा होगा समुद्र में पुल कैसे बन गए? उसका अगर हम देखें तो समुद्र में अगर एक तट पे अगर हम खड़े हैं तो उसका दूसरा तट हमें दिखाई नहीं देता, उसके दूसरा हिस्सा हमें कई किलोमीटर तक दिखाई नहीं देता। तो हमें लगता था कि कैसे हम उसको पार करेंगे। अगर नाव ना हो, जहाज ना हो, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको पार कर पाए? तो हमने क्या किया? तकनीक का प्रयोग कर संभव बनाया। हमने समुद्र में पुलों का निर्माण किया। ये क्या है? संभव। संभव की चीजों को, जो पॉसिबल नहीं थी उसको भी हमने पॉसिबल किया। कैसे? तो तकनीक के माध्यम से। जहां कहा जाता था कि प्रकृति जैसी है, पहली विचारधारा में कि प्रकृति जैसी है वैसी ही रहेगी, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, इन्होंने बताया नहीं, हम चेंजेस कर सकते हैं, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको मैंने दो एग्जांपल बताए, पहला लद्दाख का ठंडे मरुस्थल में, दूसरा समुद्र में पुलों का निर्माण करना। ठीक है। उसी प्रकार देखो क्या है, मानव का प्रकृति की निर्भरता की जगह स्वतंत्रता पर बल दिया गया। यानी कि पहली विचारधारा में हमने पढ़ा था मनुष्य क्या है? डिपेंड है हमारे नेचर के ऊपर, मनुष्य हमारे प्रकृति के ऊपर निर्भर है। लेकिन ये विचारधारा कहती है नहीं, वो निर्भर नहीं है, वो कायर नहीं है। जैसे पहली विचारधारा में बोला था वो निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर सकता। ये कहता है नहीं, ये डिपेंड नहीं है, ये क्या है? स्वतंत्र है। किस पर बल देता है? मनुष्य की स्वतंत्रता पर बल देता है। मनुष्य की स्वतंत्रता मींस वो अपने अनुसार कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो यहाँ पे कुछ भी बना सकता है, वो चाहे तो पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों को काटकर खेती भी कर सकता है। ये संभव बना है। किसने? संभववाद ने। ठीक है, किसने बनाया? संभववाद ने। और इसीलिए कहा गया कि मनुष्य जो है वो निर्भर नहीं बल्कि स्वतंत्र है, वो अपने अनुसार प्रकृति को चला सकता है। ठीक है, हालांकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन हम वो बाद में देखेंगे। ठीक है, मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी इस विचारधारा ने किसको सेंटर में रखा है? तो मानव को। मनुष्य को इस विचारधारा ने सेंटर में रखा है, जबकि मानव का प्रकृतिकरण जो था इसमें कौन था सेंटर में? इसमें नेचर, जो आपकी प्रकृति है इसमें प्रकृति सेंटर में थी। उसमें निश्चयवाद में प्रकृति को केंद्र बिंदु माना गया था। और यहाँ आप देखोगे संभववाद में जो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, केंद्र दिया गया, वो मनुष्य को माना गया। ठीक है, क्यों माना गया? क्योंकि मनुष्य क्या है? स्वतंत्र है, खुला है, बिल्कुल खुले सांड की तरह कहीं भी वो जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या? प्रकृति का मानवीकरण। इसी का मतलब समझना है आपको। जब मानव का प्रकृतिकरण है तो आप कह देना मनुष्य गुलाम, जब प्रकृति का मानवीकरण है तो आप कह देना प्रकृति गुलाम। बिल्कुल सिंपल। जो पहले वो उसका गुलाम, जो पहले वह दूसरे का गुलाम। जैसे यहाँ मनुष्य पहले आया तो किसका गुलाम होगा? प्रकृति का। यहाँ प्रकृति पहले आए, किसका गुलाम होगी? मानव। ठीक है, तो यहां से आपको कभी भी नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को, जो पहले दूसरे का गुलाम, जो पहले दूसरे का गुलाम। यानी कि अगर प्रकृति पहले आती है तो मानव की गुलाम बन जाएगी, और मानव पहला आता है तो प्रकृति का गुलाम बन जाएगा। ये आपकी दो विचारधाराओं में बताया गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और क्लियर है तो लाइक और शेयर करो दबा के, जितना हो सके शेयर करो दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को।
जो तीसरी विचारधारा है, जब ये संभववाद आया तो देखो क्या होता है, जब भी कुछ चीजें आती है ना तो कुछ चीजें लोगों को पसंद नहीं आती है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं नरेंद्र मोदी, वो क्या करते हैं, कई सारी नीतियां लेकर आते हैं। अब कई जो होते हैं उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज भी करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ परिवर्तन आए, लेकिन फिर भी क्या है कि लोग उसको पसंद नहीं करते। ठीक है, तो पसंद नहीं करते तो क्या करते हैं, फिर एक अपने नए विचार देते हैं। ठीक है, केजरीवाल को देखा होगा आपने कैसे उन्होंने क्रिटिसाइज किया और उसके बाद फिर उन्होंने अपने विचार दिए कि हमें इस तरीके से करना चाहिए। हर एक विचारधारा का, हर एक विचार का क्या होता है, आलोचना होती है, क्रिटिसाइज होता है। वैसे ही क्रिटिसाइज किया गया संभववाद का। ठीक है, जब संभववाद आया तो हमने देखा कि हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, प्रकृति का यूज कर, दवा के यूज कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, खेतों की जगह हम घर बना रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, समुद्र में पुल बना रहे हैं, नई नई तकनीक से कई सारे आविष्कार कर रहे हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन्होंने कहा अरे अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो नेचर है वो तो खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा हमारी पृथ्वी पे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग इसके बारे में सोचने लगे और उसमें से एक नाम सामने आता है, किसका बच्चों, तो ग्रिफिथ टेलर का। किसका नाम सामने आता है, तो ग्रिफिथ टेलर साहब का नाम सामने आता है। इन्होंने क्या किया, इसको क्रिटिसाइज किया संभववाद को, और संभववाद को इन्होंने क्रिटिसाइज कर क्या बताया कि नहीं, नवनिश्चयवाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नवनिश्चयवाद। अब देखो ये नवनिश्चयवाद क्या है। अच्छा बताओ, सभी ने रेड लाइट का सिग्नल तो देखा होगा, देखा है ना, जैसे मैं यहां बना दूं, चलो अगर नहीं देखा तो देख लो, यहां पे मैं बना देता हूं। इस तरीके से रेड लाइट का सिग्नल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने 3 लाइटें देखी होंगी, 3 लाइटें बना देता हूं यहाँ पे, चलो देखो, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 लाइटें बना दी मैंने, किसकी, रेड लाइट की। ठीक है, सबने देखी होगी रेड लाइट, 3 बत्ती बना दी मैंने यहाँ पे, 1 2 3 ग्रीन। ठीक है, रेड लाइट की 3 बत्तियां होती है ना, जैसे मैंने बताया पहले क्या होता है, रेड, येलो और ग्रीन, ये 3 सिग्नल होते हैं। इन्होंने इसी के आधार पे, इस 3 सिग्नल के आधार पे ग्रिफिथ टेलर साहब ने नवनिश्चयवाद की धारणा दी। इन्होंने कहा देखो, लाल जो है वो खतरा है, वो सचेत करता है हमें कि आप जहां हो वहीं रुको, आगे खतरा हो सकता है। जब भी ट्रेन चल रही हो या कोई चीज चलती है तो हम खतरे का निशान किसको मानते हैं, लाल, रेड कलर को। तो रेड लाइट में जो पहला सिग्नल होता है वो किसे मानता है, खतरे को। ये कहता है कि आप रुक जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना आगे खतरा हो सकता है। फिर मत कहना कि बताया नहीं, सचेत नहीं किया। ठीक है, ये तो सिग्नल क्या कहता है कि देखो, दोनों तरफ देखो, चारों तरफ देखो, अपने समाज के चारों तरफ देखो कि कहीं खतरा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अचानक से आके हमें मार रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं अचानक से विनाश हो जाए। अगर नहीं है, देख लिया हमने चारों तरफ नहीं है खतरा, तो ग्रीन सिग्नल कहता है आप चले जाओ। क्या कहता है ग्रीन सिग्नल, आप चले जाओ। मींस ये कहने का मतलब था इनका कि आप अगर विकास करते हैं, आप अपनी समाज के अंदर, अपनी पृथ्वी पे अगर आप नेचर का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या है, खतरा है। क्योंकि अगर हम पेड़ पौधों को काटते चले जाएं, पहाड़ों को काटते चले जाएं, नदियों का दोहन करते चले जाएं, तो क्या होगा, एक समय हमारे पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो हमारी पृथ्वी का विनाश संभव है। तो कहता है रुको भाई, रुक जाओ, जहां हो वहीं रुको। और देखो, हमने पेड़ पौधे काट दिए, बाढ़ आनी शुरू हो गई, हमने पेड़ पौधे काट दिए, हमारा जो वातावरण था उसके टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, तो हमें क्या करना है, रुकना है। क्या करना है, हमें रुकना है और देखना है क्या, कि जो हम काम कर रहे हैं, करते हैं या कर रहे हैं, उससे खतरा कितना उत्पन्न हो रहा है। तो हमें रुककर देखना है और उसके बाद हमें डेवलपमेंट करना है। मींस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास पर बल देना है। यानी हमें ऐसी नीति अपनानी है जिसमें हमारा पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और हम अपना विकास कर सके। और इसी को हम अन्य भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास भी कहते हैं, सतत पोषणीय विकास भी कहा जाता है। क्यों,
क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हुआ, वो फिर देखते हैं कि अगर नहीं हुआ तो हम डेवलपमेंट करेंगे। यानी अगर एक पेड़ को काटा जाएगा तो 4 आपको लगाने भी है, ठीक है। और ये क्या, प्रकृति के नियमों का पालन करना है। कहता है कि विकास करो, जितना मन करना है करो, जितनी डेवलपमेंट हो सके करो, लेकिन क्या एक रूल फॉलो करना है आपको। वो रूल क्या है कि जो नेचर का रूल है कि हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें उसको सुरक्षित करना है, वरना क्या होगा, आने वाले टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहता है प्रकृति के नियमों का पालन करना है। कैसे होगा, तो ये बिल्कुल सिंपल, ये कहते हैं, आपने जो ऊपर 2 विचारधाराएं देखी ना, जिसमें एक ने बताया प्रकृति की मानव पे निर्भरता और मानव की प्रकृति पर निर्भरता, ये कहता है आप दोनों को छोड़ो, एक मध्य मार्ग अपनाओ। क्या अपनाओ, एक मध्य मार्ग अपनाओ, यानी 2 रास्तों के बीच का मार्ग, ऐसा मार्ग जिससे नुकसान भी नहीं होगा और विकास भी होगा। तो मध्य मार्ग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मध्य मार्ग की बात करते हैं कि हमें मध्य मार्ग अपनाना है। कौन सा, तो संभववाद और निश्चयवाद के बीच का मार्ग, और इसीलिए हम इस मध्य मार्ग को नव निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नव निश्चयवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी विचारधाराएं, दोनों की प्रकृति का मानने का, यानी संभववाद क्या है, और तीसरा नव निश्चयवाद क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके उसका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और लाइक और शेयर जितना ज्यादा हो सके आप करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।